Everyone has come. सब आ गए हैं? मैम 18 अटेंडेंस। अच्छा, okay, let's start. Okay, so we were discussing about कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, और कॉम्प्लिकेशंस में हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पढ़ रहे थे, और उसमें हम पढ़ रहे थे कि प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का. So for prevention of diabetic ketoacidosis related to illness, patient must be taught sick day rules for managing their diabetes when ill. तो पेशेंट को कुछ सिक डे रूल्स सिखाने पड़ते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से बचने के लिए. जो भी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, जब उनकी तबीयत ख़राब हो तो उन्हें क्या करना चाहिए. उनकी अगर तबीयत ख़राब हो तो उन्हें सिक डे रूल कौन कौन से रूल हैं जो उन्हें अपनाने चाहिए जब उनकी तबीयत ख़राब होती है. तब जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो कौन कौन से रूल्स उन्हें अपनाने हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू टू टीच पेशेंट इज़ नॉट टू एलिमिनेट इंसुलिन व्हेन नॉसिया एंड वॉमिटिंग अकर्स. और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि जब भी नॉसिया और वॉमिटिंग हो तो इंसुलिन ना एलिमिनेट करें, क्योंकि पेशेंट सोचते हैं कि हमें नॉसिया और वॉमिटिंग हो गई है तो हमारा और हमें वीकनेस भी हो रही है, तो मे बी हमारा ब्लड शुगर लेवल कम है, तो इसीलिए हमें इंसुलिन नहीं लेना चाहिए. पर नहीं, ऐसा ना करें. Even if the person is sick, he must record his blood sugar level. उसको अपना blood sugar level check करना है. He must check his blood sugar level and take insulin even if he is sick also. Take insulin or oral anti-diabetic agent as usual. तो जो ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स होते हैं या जो इंसुलिन होता है उसे एज यूजुअल ही लेना है, जैसे वो नॉर्मल डेज में लेता है. Take blood glucose and test urine ketones every 3 to 4 hours. Test blood glucose and test urine ketones every 3 to 4 hours. और अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल अपना चेक करना है. और यूरिन कीटोन बॉडीज जो है यूरिन में नज़र आती है, तो यूरिन कीटोन्स उसको चेक करना है एवरी 3 to 4 hours. रिपोर्ट एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल. तो अगर ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड है तो उसको रिपोर्ट करना है ग्रेटर देन 300 mg/dl एज और एज अदरवाइज स्पेसिफाइड. और यूरिन कीटोन्स टू द फिजिशियन. और अगर यूरिन कीटोन्स आते हैं तब भी उसे रिपोर्ट करना है. इंसुलिन रिक्वायरिंग पेशेंट में नीड सप्लीमेंट डोसेस ऑफ रेगुलर इंसुलिन एवरी 3 to 4 hours. So if the patient requires insulin, then if the patient is taking insulin normally, अब वो नॉर्मल डेज में भी इंसुलिन ले रहा है, तो इस कंडीशन में हो सकता है उसको ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत हो, हर 3 से 4 घंटे में ज़रूरत हो. इफ़ यूजुअल मील प्लान कैन नॉट बी फॉलोड, सब्स्टिट्यूट सॉफ्ट foods. Example: 1/3 cup of regular gelatin, 1 cup cream soup, half cup custard, 6 to 8 times per day. तो अगर वो रेगुलर मील नहीं ले सकता तो सॉफ्ट फूड ले, लेकिन हर थोड़ी थोड़ी देर में ले, 6 to 8 times per day. ठीक है. Vomiting, diarrhea or fever persists, take liquid
every half to 1 hour to prevent dehydration and to provide calories. तो अगर वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर है तो हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको लिक्विड लेना है. Report nausea, vomiting and diarrhea to the physician because extreme fluid loss may be dangerous. For patients with type 1 diabetes, inability to retain oral fluid may warrant hospitalization to avoid diabetic ketoacidosis and possibly coma. और अगर टाइप 1 डायबिटिक का पेशेंट है और वो बाय माउथ कुछ नहीं ले पा रहा है तो उसको ज़रूरी होता है कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए और आईवी फ्लूइड्स दिया जाए, वरना पेशेंट कैन गो इनटू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड कोमा. In addition to treating hyperglycemia, management of DKA is aimed at correcting dehydration, electrolyte loss and acidosis. तो जैसे हाइपरग्लाइसीमिया में हम क्या कर रहे थे, हम पेशेंट को इन एडिशन टू ट्रीटिंग हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया तो हमें ट्रीट करना ही है इस केस में, पर इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी ट्रीट करनी है जैसे डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट लॉस और एसिडोसिस. हाइपरकेलेमिया के लिए हम इंसुलिन दे सकते हैं, उसकी डोज बढ़ा सकते हैं, और डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम आईवी फ्लूइड्स देंगे. एसिडोसिस के लिए हम सोडा बाइकार्ब दे सकते हैं पेशेंट को. In dehydrated patient, rehydration is important for maintaining tissue perfusion. In addition, fluid replacement enhances the excretion of excessive glucose by the kidneys. So, dehydrated patient के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका रिहाइड्रेशन होना ज़रूरी है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट ज़रूरी होता है. तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट हमें करने के लिए क्या करना है, हमें 6 to 10 लीटर्स ऑफ आईवी फ्लूइड देना है पेशेंट को, और इसके साथ साथ हाइपर वेंटिलेशन 6 to 10 लीटर्स ऑफ आईवी फ्लूइड देना है, और इस 6 to 10 लीटर्स ऑफ आईवी फ्लूइड में हम 0.9% सोडियम क्लोराइड दे सकते हैं और हाफ स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर नॉर्मल सलाइन 0.45% सोल्यूशन भी दे सकते हैं हम पेशेंट को, अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव और हाइपरनेट्रिया में चला गया है तो. What is the difference between 0.9% sodium chloride and 0.45% sodium chloride? BSc second years, 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.45% सोडियम क्लोराइड में क्या फ़र्क होता है? मैम 0.9 मतलब नॉर्मल सलाइन है वो. 0.9 मतलब नॉर्मल सलाइन, और 0.45 नॉर्मल सलाइन नहीं है मैम, मतलब उसका आधा है वो. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ा है आपने बीएससी सेकेंड ईयर्स. आई विल जस्ट कम बैक. मैम 3 टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक. हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वो, और आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है जिसका ऑस्मोलैरिटी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से सिमिलर है, ठीक है. और हाइपोटोनिक सोल्यूशन जिसकी ऑस्मोलैरिटी कम होती है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी. और हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन से होते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन से होते हैं? मैम जिनकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो ब्लड से.
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं बीएससी सेकंड ईयर्स? एग्जाम्पल क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का? 50% डेक्सट्रोज. 50% डेक्सट्रोज इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. समझ आई बात? हाइपरटोनिक कौन सा है? 50% डेक्सट्रोज. और हाइपोटोनिक कौन सा है? 0.45% नॉर्मल सलाइन. मैम एक बार और डिफरेंस बता दीजिए इसमें. 0.9% सोडियम क्लोराइड आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है. आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सोल्यूशन? सी फॉर एग्जांपल, the solution which has the number of solutes, जिसमें सल्यूट का कंसंट्रेशन और ब्लड का कंसंट्रेशन सेम हो रहा है. ब्लड में जो सल्यूट्स है और जो फ्लूइड में जो सल्यूट्स है उसका कंसंट्रेशन एकदम सेम हो रहा है. दैट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. तो जो 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है. और RL भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही हुआ. RL, DNS ये सब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. लेकिन जो हाफ स्ट्रेंथ नॉर्मल सलाइन है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूट्स का जो BSc second years. Am I audible now? Yes ma'am. So I was teaching you about isotonic solution or hypertonic and hypotonic solution. ओके. सो जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है उसमें जो सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है, सल्यूट्स का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा ब्लड के कंसंट्रेशन से. समझ में आ रहा है? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल दो सोल्यूशंस है आपके पास. ठीक है. दो सोल्यूशंस आपने रख रखा है. जिन जिन एक बीकर में आप पानी लेते हो. एक बीकर में पानी लिया, दूसरे बीकर में भी आपने पानी लिया. 100 ml वाटर लिया आपने. अब दोनों बीकर में आप 4 स्पून डालते हो सॉल्ट के.
तो दोनों सोल्यूशन का कंसंट्रेशन एक सा होगा। दोनों सोल्यूशन में जो सॉल्यूट्स का जो कंसंट्रेशन है वो एक सा ही होगा। समझ में आ रही है बात? यस मैम। तो वो Yes, आइसोटोनिक सोल्यूशन हुआ। उसी तरह जो 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है उसका जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है और ब्लड में जो सॉल्यूट्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है। इट इज़ एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे। अब आपने 100 ml वाटर ले रखा है, एक बीकर में आप डालते हो 10 स्पून्स ऑफ शुगर और एक में आप डालते हो 4 स्पून्स ऑफ शुगर। तो ये क्या हुआ, जिसमें आपने 4 स्पून ऑफ शुगर डाला उसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम रहा ना, तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया। तो जो हाफ स्ट्रेंथ नॉर्मल सलाइन है 0.45% सोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। मतलब इसका जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कम है। ठीक है, और जो 50% डेक्सट्रोज हो गया, यहाँ पे जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो ये हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन। समझ में आ रही है बात? यस मैम। यहाँ हम ब्लड से कंपेयर कर रहे हैं, ब्लड से। ब्लड में जो सॉल्यूट्स हैं वो कितने हैं, अगर वो ब्लड में सॉल्यूट ज़्यादा हो जाते हैं और नॉर्मल सलाइन में कम है तो दिस नॉर्मल सलाइन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर D5 में ज़्यादा सॉल्यूट्स है ब्लड में कम हो रहे हैं तो दिस D5 इज़ अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर नॉर्मल सलाइन और या RL दोनों को दोनों में से कोई भी एक लेकर अगर हम ब्लड से उसको कंपेयर करते हैं, उन दोनों में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन एक सा होगा, देन इट इज़ द आइसोटोनिक सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ में आया सबको? yes, यस। ma'am. ओके। Monitoring fluid volume status involves frequent measurement of vital signs. So, whenever you're monitoring fluid volume, it involves frequent measurement of vital signs. तो जब भी आप फ्लूइड दे रहे हैं पेशेंट को, हमेशा वाइटल साइंस, बहुत ज़्यादा फ्लूइड दे रहे हैं, कम फ्लूइड की बात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा जब फ्लूइड दे रहे हैं तो हमेशा वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहना है। अगर आप वाइटल साइंस को मॉनिटर नहीं करेंगे तो मे बी द पेशेंट में हैव सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है पेशेंट को, या फिर पेशेंट के ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो लगातार वाइटल साइंस को मॉनिटर करना ज़रूरी है अगर आप लार्जर वॉल्यूम में फ्लूइड्स दे रहे हैं तो। Monitor for signs of fluid overload. It is especially important for adult patients, those with renal impairment or those at a risk of heart failure. So what are the signs of fluid overload? Fluid deficient के signs तो आपको पता है, स्किन टर्गर कम हो जाता है और क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस होगी, ये सब तो फ्लूइड डेफिशिएंट के साइन है। फ्लूइड ओवरलोड के साइन क्या है? व्हाट आर द साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड? मैम एडीमा। Edema. वेरी गुड, एडिमा होगा, और swelling in abdomen, स्वेलिंग इन दी abdomen, या ओके, हो सकती है एब्डोमेन में स्वेलिंग तब होगी अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं और पेशेंट को असाइटिस हो गया है तो तब हो सकती है। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से असाइटिस हो गया है या फिर राइट साइड हार्ट फेलियर हो गया है तो तब हो सकता है कि हाँ असाइटिस हो। और क्या क्या साइन होते हैं हाइपरवोलीमिया के या फ्लूइड ओवरलोड के? फ्लूइड ओवरलोड के क्या क्या साइन होते हैं?
Excessive साइन आपने मुझे sweating. बताया एडिमा, एडिमा वेरी गुड, एडिमा इज अ वेरी गुड साइन। और पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर इतना ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो गया है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया है पेशेंट को, तो उसमें जो है पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। मैम वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, वेट इंक्रीज होगा पेशेंट का, ठीक है। और मैम डिस्निया वगैरह हो सकता है, यानी कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी। हाँ, जिस वही मैंने भी वही बोला ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और मैम बीपी और पल्स वगैरह भी इंक्रीज हो सकता है। हाँ, बीपी इंक्रीज हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, तो बीपी इंक्रीज होगा पेशेंट का। ओके, सो दिस विल बी द साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। Restoring electrolytes. The major electrolytes of concern during treatment of DKA is potassium. तो ज़्यादातर हमें इस इलेक्ट्रोलाइट पे ध्यान देना है, पोटेशियम पे हमें ध्यान देना है। ऑल्दो द इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम may be low, normal or even high. There is major loss of potassium from the body stores and an intracellular to extracellular shift of potassium. तो ज़्यादातर क्या होता है कि पोटेशियम में पोटेशियम का ही लॉस होता है बॉडी में से, ज़्यादातर जो है ऐसा होता है कि पोटेशियम का लॉस होता है बॉडी में से, तो इसीलिए हमें पोटेशियम पे ज़्यादा ध्यान देना है। कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट एज अ रिजल्ट ऑफ फैट ब्रेकडाउन। तो अब पेशेंट की बॉडी में कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट होते हैं बिकॉज ऑफ द फैट ब्रेकडाउन, तो उसके लिए हमें क्या करना है? द एसिडोसिस दैट अकर इन DKA इज रिवर्स्ड विथ इंसुलिन विच इनहिबिट्स फैट ब्रेकडाउन, देयरबाय स्टॉपिंग एसिड बिल्डअप। तो जैसे हम इंसुलिन देंगे तो फैट ब्रेकडाउन होना कम हो जाएगा बॉडी में, तो इससे अगर जब फैट ब्रेकडाउन कम होगा कीटोन बॉडीज बनना कम हो जाएंगे, कीटोन बॉडीज बनना कम हो जाएंगे तो एसिडोसिस अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन इज यूजुअली इन्फ्यूज इंट्रावीनसली एट अ स्लो कंटिन्यूस रेट। आर्ली ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज मस्ट बी मॉनिटर्ड, और इन्फ्यूज करना है इंसुलिन को कंटिन्यूस रेट पर। About DKA, hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome. So hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome, also known as hyperosmolar hyperglycemic state, is a dangerous condition resulting from a very high blood glucose level. The condition occurs most often in older people with no history of diabetes or with mild type 2 diabetes mellitus. तो ये जो सिंड्रोम है HHNS, दिस इज अ सिंड्रोम ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। इट इज़ नॉट अ सिंड्रोम ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। ज़्यादातर ओल्ड पीपल में नज़र आता है जब पता ही नहीं होता या तो पेशेंट्स को कि हिस्ट्री भी है डायबिटीज़ की, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं इसके? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हाइपोटेंशन होगा पेशेंट को, प्रोफाउंड डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, टेकिकार्डिया एंड वेरिएबल न्यूरोलॉजिकल साइंस। न्यूरोलॉजिकल साइंस जैसे कि सीजर्स होते हैं, हेमीपेरेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय हेमीपेरेसिस? हेमीपेरेसिस पता है आपको? हेमीपेरेसिस का मतलब है एक साइड में वीकनेस होना, one side of the body. They might be weakness on the one side of the body. और सेंसोरियम, अल्ट्रेशन इन सेंसोरियम मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, सबकॉन्शियस भी हो सकता है। सीजर्स आना मतलब दौरे पड़ना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। The mortality rate ranges from 10% to 40%, usually related to an underlying illness. तो 10 से 40% तक पेशेंट की मोर्टालिटी रेट
वैरी कर सकती है। Assessment and diagnostic finding. Assessment includes a range of laboratory tests including blood glucose, serum electrolyte, BUN, complete blood count, serum osmolarity and arterial blood gas analysis. ब्लड ग्लूकोज इज यूजुअली 600 to 1200 mg/dl। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्लूकोज है वो और भी ज़्यादा होता है, 600 to 1200 mg/dl होता है। और यहाँ पे हम क्या क्या टेस्ट करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी टेस्ट करेंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे कैल्शियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हम टेस्ट करेंगे। BUN, व्हाट इज BUN? व्हाट इज BUN? BUN तो पता होना चाहिए आपको, BUN क्या होता है। मैम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, राइट। BUN इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का क्या क्यों चेक कर रहे हैं हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन? मेजर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ब्लड में कितना Because of, the amount of nitrogen is I'm not asking what is blood urea nitrogen. I'm asking why are we checking blood urea nitrogen over here? दो रीजंस की वजह से चेक करते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ सकता है, ठीक है। और दूसरा हमें ये चेक करना है कि कहीं किडनीज तो डैमेज नहीं हो गई है। अगर किडनीज डैमेज हो जाएगी तब भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ सकता है बॉडी में। कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे हम। The overall approach to the treatment of HHNS is similar to that of DKA। तो यहाँ पे भी जो overall approach है वो same ही होगा। Fluid replacement, correction of electrolyte imbalances and insulin administration because of the older age of the typical patient with HHNS. Close monitoring of volume and electrolyte status is important for prevention of fluid overload, heart failure and cardiac dysrhythmias। तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस एंड इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हमने DKA में करी वही हमें यहाँ पे भी करना है कि हमें फ्लूइड को रिप्लेस करना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को करेक्ट करना है और इंसुलिन को एडमिनिस्टर करना है। अब ओल्ड एज होने के बाद ओल्ड एज होने की वजह से हम ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते। अगर हम ज़्यादा फ्लूइड भी दे रहे हैं, वी हैव टू कीप अ क्लोज वॉच। बहुत ध्यान से हमें फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है। इवन व्हेन यू आर एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड, यू कैन नॉट एडमिनिस्टर एट अ हायर रेट फॉर ओल्डर पीपल, क्योंकि ओल्डर पीपल में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ज़्यादा बीमारियां होती हैं। कुछ में BP की परेशानी होगी, कुछ में हार्ट की परेशानियां होगी। तो ओल्ड एज में बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा फ्लूइड नहीं भी दे सकते, और अगर देंगे भी तो हमें बहुत ध्यान से देना है, आहिस्ते आहिस्ते एडमिनिस्टर करना है। जब भी आप फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हो टू एनी ओल्ड पेशेंट, डू नॉट एडमिनिस्टर इट वेरी फास्ट। कभी भी फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है फ्लूइड का ओल्ड पेशेंट्स में। आप हमेशा स्लोली एडमिनिस्टर करोगे। इज दैट क्लियर? और बच्चों में भी इसीलिए पीडियाट्रिक सेट अलग आता है।
बच्चों का पीडियाट्रिक सेट होता है जिसमें जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो बहुत कम होता है, आप उसमें जो है आहिस्ते आहिस्ते ही एडमिनिस्टर कर सकते हो, बच्चों को आप ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते। जो अडल्ट सेट होता है आईवी सेट, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो फास्ट होता है, लेकिन जो पीडियाट्रिक सेट होता है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो स्लो होता है। समझ आई बात? यस मैम। Fluid treatment is started with 0.9% or 0.45% solution, NS solution, depending on the patient's sodium level and the severity of volume depletion. तो 0.9% या 0.45% से हमें फ्लूइड्स देना स्टार्ट करना है। Nursing care of the patient with HHNS includes close monitoring of vital sign, fluid status and laboratory values. तो नर्सिंग केयर में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है कि हम क्लोजली मॉनिटर करें वाइटल साइंस को, फ्लूइड स्टेटस को, लेबॉर्टरी वैल्यूज को। In addition, strategies are implemented to maintain safety and prevent injury related to changes in the patient's sensorium secondary to HHNS. Strategies are implemented to maintain safety and prevent injury. तो हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी है ताकि हम इंजरीज को प्रिवेंट कर सके, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का जो सेंसोरियम है ऑल्टर्ड होगा। सेंसोरियम मतलब दे माइट बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या तो पेशेंट जो है सीजर्स भी आ सकते हैं, तो इसीलिए वी नीड टू मेंटेन सेफ्टी एंड प्रिवेंट इंजरी। अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं बार बार डिहाइड्रेशन और इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल की वजह से, तो हमें साइड रेल्स को रेस करना है, जो बेड के साइड रेल्स होते हैं उसको रेस करना है, और पेशेंट के साइड रेल्स को कवर करके रखना है, ताकि वो उनका अगर कभी हाथ उस पर लग जाए तो उनको इंजरी ना हो। तो ये सारे स्टेप्स हमें लेने टू प्रिवेंट इंजरी। ठीक है। फ्लूइड स्टेटस एंड यूरिन आउटपुट आर क्लोजली मॉनिटर्ड बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क ऑफ रीनल फेलियर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि BUN हम दो वजह से चेक करते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से बढ़ता भी है BUN, उसके अलावा रीनल फेलियर की वजह से भी हम चेक करते हैं। क्रिएटिनिन और BUN दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है रीनल फेलियर में चेक करने के लिए। अगर क्रिएटिनिन बॉडी में बढ़ा हुआ है या BUN बढ़ा हुआ है, दे माइट बी प्रॉब्लम विद द किडनी फंक्शन। और इसके साथ साथ हमें यूरिन आउटपुट भी चेक करना है कि जितना हम फ्लूइड दे रहे हैं उतना यूरिन आउटपुट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं फ्लूइड ज़्यादा दे जा रहे हैं और यूरिन हो ही नहीं रहा है पेशेंट को, फिर तो पेशेंट को एडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे HHNS के? फ्लूइड ओवरलोड, दे विल बी फ्लूइड ओवरलोड, बहुत ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया जाए। पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। व्हाट इज़ पल्मोनरी एडिमा? पल्मोनरी एडिमा क्या होता है? वर्ड ही देखो ना, वर्ड क्या बोल रहा है? मैम accumulation of fluid in lungs. इन Lungs, pulmonary. इन कहाँ? लंग्स। Lungs, yes ma'am. हाँ, लंग्स। लंग्स या तुम बोल सकते हो एयरवेज में, जो एल्वियोलाइज होते हैं उनमें, ब्रोंकाई, एयरवेज में। ठीक है, Okay. ब्रोंक्यूल्स वगैरह में, एल्वियोलाई में, यहाँ पे जो है एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, तो दैट इज नोन एज पल्मोनरी एडिमा। हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट को, हाइपोकैलीमिया हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा यूरिन पास होगा तो दे विल बी लॉस ऑफ पोटेशियम। हाइपरग्लाइसीमिया एंड कीटोएसिडोसिस। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया तो होगा, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा?
अगर हमने इंसुलिन ज़्यादा दे दिया, हो सकता है पेशेंट एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए। सेरिब्रल एडीमा, सेरिब्रल एडीमा हो सकता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है ब्रेन में, दैट इज सेरिब्रल एडीमा। नाउ द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। अब तक हम जो पढ़ रहे थे कॉम्प्लिकेशंस, तो वो दोज वर द एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। नाउ लेट्स कम बैक टू दी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें मैंने आपको दो बताए थे, माइक्रोवास्कुलर की वजह से और मैक्रोवास्कुलर की वजह से। तो माइक्रोवास्कुलर की वजह से पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। व्हाट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी? रेटिनोपैथी मतलब देयर विल बी डैमेज इन द रेटिना. It is caused by the small blood vessels damaging to the back layer of the eye, the retina, leading to the progressive loss of vision, even blindness. इसमें होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स यहाँ पर रेटिना को सप्लाई करते हैं ब्लड, वो ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेटिना तक नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। Now, usually retinopathy is painless process. In non-proliferative and proliferative retinopathy, blurry vision secondary to macular edema occurs in some patients. Although many patients are asymptomatic, the patient complains of blurred vision, although other visual symptoms may also be present. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूजुअली रेटिनोपैथी इज़ अ पेनलेस प्रोसेस। ये इसका पता नहीं चलता, कोई दर्द नहीं होता है पेशेंट को, लेकिन इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ब्लरी विजन सा होने लगता है, एकदम से कम दिखने लगेगा, ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक है, और कुछ पेशेंट्स का तो पता ही नहीं चलता, एकदम से ही उनको जो है दिखना बंद हो जाता है, और कुछ पेशेंट्स का थोड़ा थोड़ा करके होता है। Diagnosis of early changes in the blood vessels of the retina can be made through regular eye examination. तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन्हें रेगुलर आई एग्जामिनेशन करना चाहिए, क्योंकि उसी से हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? गुड मेटाबॉलिक कंट्रोल कैन डिले द ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो good metabolic control can delay the onset and progression of diabetic retinopathy. तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का कंट्रोल हम कर सकते हैं अगर हम अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखें। तो अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं होगा तो डायबिटिक रेटिनोपैथी से हम नहीं रोक सकते। ठीक है, as well early detection and treatment of vision threatening retinopathy can prevent or delay blindness. और अगर हमें पहले पता चल जाता है रेटिनोपैथी का, तो तब भी हम ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व रेगुलर आई एग्जामिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रिवेंशन सबसे बड़ा क्योर है। डायबिटीज़ हो गया है पेशेंट को, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से बचना ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर डायबिटीज़ हो गया है तो उन्हें आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है, अदरवाइज दे कैन हैव मेनी अदर कॉम्प्लिकेशंस। और इसके लिए उन्हें क्या क्या करना है? डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने के लिए अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, रेगुलर आई एग्जामिनेशन करना है। नेफ्रोपैथी जैसे आपको पता है कि ये नेफ्रॉन्स से रिलेटेड है, किडनी डिजीज़ या फिर नेफ्रॉन के ख़राब होने की वजह से नेफ्रोपैथी होती है। और ये क्यों होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो ब्लड सप्लाई की वजह से सही से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, दूसरा ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से भी किडनीज़ को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा एलिमिनेट करने की कोशिश करती है किडनीज़, और किडनीज़ को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। और माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है।
patient with type 2 15 years, whereas patient with type 2 diabetes develop renal disease within 10 years of the diagnosis of diabetes. जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो है किडनी की प्रॉब्लम शो करेंगे आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, लेकिन टाइप 2 वाले पेशेंट शो कर सकते हैं विद इन 10 ईयर्स, क्योंकि जो टाइप 2 वाले पेशेंट हैं ऑलरेडी दे आर ओल्ड, दे मे हैव अनदर प्रॉब्लम्स, दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं उनकी लाइफ में, उनके मेडिकल प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि उनकी किडनी जल्दी डैमेज हो जाए. Patient usually have no symptoms early on, but as the disease progresses, they may feel tired, become anemic, not think clearly, and even develop dangerous electrolyte imbalances. और जैसे जैसे ये डिजीज़ कंडीशन बढ़ सकती है वैसे वैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं. स्टार्टिंग में सिम्टम्स ज़्यादा नज़र नहीं आते. पेशेंट एनेमिक हो सकता है, एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, और सही से वो सोच ना पाए, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं. One of the most important blood protein that leaks into the urine is albumin. और जो सबसे बड़ा प्रोटीन है जो यूरिन में लीक करता है बिकॉज ऑफ द डैमेज इन द किडनीज इज एल्बुमिन. एल्बुमिन आपको यूरिन में दिखने लगेगा अगर किडनीज डैमेज है. तो अगर पेशेंट को कोई भी किडनी प्रॉब्लम है, एल्बुमिन विल बी सीन इन द यूरिन. तो ये सबसे बड़ा डायग्नोसिस है. Early diagnosis can be made by simple urine test for protein as well as blood test for kidney function. तो किडनी फंक्शन टेस्ट हम कर सकते हैं, तब हमें पता चल जाएगा. किडनी फंक्शन टेस्ट में हम यूरिया, क्रिएटिनिन ये सब चेक करेंगे. इसके अलावा हम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल तो नहीं बढ़ रहा है. फिर यूरिन में हम प्रोटीन्स देखेंगे, प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन देखेंगे. मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है इसमें? पेशेंट को लो सोडियम डाइट लेने के लिए बोलेंगे, लो प्रोटीन डाइट लेने के लिए बोलेंगे अगर उसकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी है तो. इसके अलावा हम पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं. फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर उसको बार बार हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होता है और किडनी जो है फिर बाद में जाके ख़राब होती है. अगर बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाए फिर जाके किडनीज ख़राब होती है. तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इन्फेक्शंस भी जल्दी होते हैं और ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं. अवॉइडेंस ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स. अब जो ड्रग्स जैसे कि NSAIDs कैन बी नेफ्रोटॉक्सिक, तो जो ड्रग्स नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं उन्हें अवॉइड करना. ठीक है. एडजस्टमेंट ऑफ मेडिकेशंस एज रीनल फंक्शन चेंजेस. जैसे रीनल फंक्शन चेंज होता है वैसे मेडिकेशंस को एडजस्ट. नेक्स्ट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी. So what is diabetic neuropathy? You must have studied. I have taken this earlier, so now you tell me what is diabetic neuropathy. मैम न्यूरोपैथी में होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मतलब सही से सिग्नल पास नहीं कर पाते एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को. मतलब एक कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज का ही, जिसकी वजह से जो सेंसेशन है वो कम होने लग जाता है. मतलब जो पेशेंट है वो सेंस नहीं कर पाता चीजों को. ओके. न्यूरोपैथी का मतलब होता है न्यूरॉन डैमेज हो जाना. डायबिटीज़ की वजह से न्यूरॉन्स जो है डैमेज हो जाते हैं. क्यों डैमेज होते हैं न्यूरॉन्स? क्योंकि ब्लड फ्लो सही से नहीं होता है. ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा और नर्व डैमेज होने लगेंगे, और इसकी वजह से पेशेंट का जो सेंसेशन है या मूवमेंट है वो लॉस हो सकता है. सिम्टम्स क्या होंगे इसके? नमनेस होगी, टिंगलिंग सेंसेशन होता है पेशेंट को. ठीक है. और चोट लगती है तो पता नहीं चलता. इम्पोर्टेंस हो सकता है
और अगर ये सही से ट्रीट ना किया गया हो जल्दी तो दे कैन बी एम्प्यूटेशन, दिस कैन लीड टू एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन का क्या मतलब होता है, वो पार्ट को काटना पड़ेगा अगर ये सही से ट्रीट नहीं किया गया तो। सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये ज़्यादातर मेन में होता है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन importance in men is a complication of diabetes. The effect of autonomic neuropathy on female sexual functioning are not well documented. तो reduced vaginal lubrication has been mentioned as a possible neuropathic effect. तो फीमेल्स में ये ज़्यादातर नज़र नहीं आता। इट इज़ दिस सेक्शुअल डिस्फंक्शन इज़ मोस्टली इन मेन जिन्हें डायबिटीज़ होता है। फीमेल्स में अगर थोड़ा बहुत भी होगा तो इतना होता है कि वेजाइनल लुब्रिकेशन कम हो जाता है और दे माइट बी लैक ऑफ ऑर्गेज़म और डिक्रीज लिबिडो। डिक्रीज लिबिडो का मतलब होता है lack of interest in sexual activities, ठीक है। सो देयर माइट बी डिक्रीज लिबिडो और लैक ऑफ ऑर्गेज़म हो सकता है, वजाइनल लुब्रिकेशन कम हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन नहीं होता जैसे मेन में इम्पोर्टेंस होने लगता है। Vaginal infection increased in incidence in women with diabetes may be associated with decreased lubrication and vaginal itching and tenderness. Urinary tract infection and vaginitis may also affect sexual function. तो कई बार ऐसा भी होता है कि डायबिटीज़ की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ साथ वेजाइनाइटिस भी हो गया। क्यों क्यों ऐसा होता है? फीमेल्स में ऐसा क्यों होता है? मैम एक बार रिपीट करना आपका क्वेश्चन। मैं ये पूछ रही हूँ फीमेल्स में ऐसा क्यों होता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ साथ वेजाइनाइटिस भी हो जाए? क्योंकि मैम अभी आपने बोला ना कि ल्यूब्रिकेशंस नहीं हो पाते, तो वो ड्राई इचीनेस इस वजह से हो सकता है। नहीं, मैं डायबिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल भी अगर फीमेल्स को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उन्हें जो है कई बार वेजाइनाइटिस भी हो जाता है। क्योंकि मैम उनका यूरेथ्रा ओपन होता है। ये क्या क्या कहा आपने? यूरिथ्रा नहीं, बिकॉज फीमेल्स में ऐसा है, देखो वी हैव द रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लोज टू ईच अदर। तो अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन है तो देयर माइट बी चांसेस कि हमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी इन्फेक्शन हो जाए, वजाइना में भी इन्फेक्शन हो जाए। डायबिटिक फूड, ओके। 50 to 75% of the lower extremity amputations are performed in people with diabetes. तो ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स, आप जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स देखोगे हॉस्पिटल में जो ड्रेसिंग के लिए आते हैं उन्हें डायबिटिक फुट होता है। 50 to 75% लोगों को डायबिटिक फुट होता है और इसकी वजह से कई बार एम्पुटेशन भी करना पड़ता है उन्हें। Diabetic foot disease due to changes in blood vessels and nerves often lead to ulceration and subsequent limb amputation. तो जो डायबिटिक फूट डिजीज़ होता है that due to changes in blood vessels and nerve often lead to ulceration, और ये नर्व चेंजेस की वजह से या ब्लड वेसल के चेंजेस की वजह से पेशेंट को अल्सरेशन होने लगता है और इसकी वजह से एम्पुटेशन हो सकता है। तो डायबिटिक फूट कैसे होता है, कैसे होता है?
मैम जब कभी चोट लग जाती है ना तो उन्हें फील नहीं होता, हाँ, तो वो चोट बड़ा होके अल्सर बन जाता है और फिर वो क्योंकि लॉस ऑफ सेंसेशन है तो फील ही नहीं हो पाता और वो वुंड हील ही नहीं होता कभी। ठीक है। फूड असेसमेंट एंड फूड केयर इंस्ट्रक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो जैसे पेशेंट का फूड केयर इंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। उन्हें बोलना है कि आपको अपने फूड को बहुत केयर करना है, ठीक है। टीचिंग पेशेंट्स प्रॉपर फूड केयर इज़ अ नर्सिंग इंटरवेंशन। मैंने आप लोग को बोला था मैंने क्लास में भी आपको बताया था फूड केयर इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए पेशेंट को। यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। ब्रूनर में पूरा फूड केयर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्या क्या हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि क्या आपको फूड केयर इंस्ट्रक्शंस लेने चाहिए, कैसे आपको रोज़ाना फूड को डेली इंस्पेक्ट करना है। Macrovascular complications we will study in next class. It is time now.